Hi to everyone and welcome to all of you in Academia classes. Dear students, आज के इस सेशन में हम 3 अप्रैल की प्रमुख खबरों को विस्तार से जानेंगे, जिनके विषय इस प्रकार से हैं। द हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रक्रिया, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, विश्व आर्थिक मंच, समान नागरिक संहिता, विश्व आर्थिक मंच, क्यूलेक्स, सैन्य अभ्यास शांति उग्रो सेना 2021, मुक्ति योद्धा छात्रवृत्ति। तो आइए हम अपनी पहली खबर की ओर चलते हैं। द हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रक्रिया। भारत के विदेश मंत्री ने ताजिकिस्तान के दुशांबे में आयोजित नवी हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रक्रिया में भाग लिया। द हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रक्रिया क्या है? इसकी स्थापना नवंबर 2011 में तुर्की के इस्तांबुल शहर में हुई थी। कब हुई थी? नवंबर 2011 में। कहां पे हुई थी? तुर्की के इस्तांबुल शहर में। इस मंच की स्थापना अफगानिस्तान और इसके पड़ोसियों तथा क्षेत्रीय भागीदारों की साझा चुनौतियों और हितों को संबोधित करने के लिए किया गया था। हार्ट ऑफ एशिया में 15 सहभागी देश, 17 सहायक देश और 12 सहायक क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन शामिल हैं। भारत हार्ट ऑफ एशिया का एक सहभागी देश है। हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रक्रिया का उद्देश्य समन्वय और क्षेत्रीय सहयोग के माध्यम से अफगानिस्तान सहित 15 क्षेत्रीय देशों के बीच शांति, सुरक्षा, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देकर उन्हें मजबूत करता है। डियर स्टूडेंट्स, आपसे जिस ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि हार्ट ऑफ एशिया किसे कहते हैं, तो उसमें भारत का नाम आ सकता है, अफगानिस्तान का नाम पूछा जा सकता है, पाकिस्तान का नाम भी पूछा जा सकता है और ईरान। इसमें से आपको चूज करना है कि हार्ट ऑफ एशिया किस देश को कहते हैं, तो वो कहते हैं अफगानिस्तान को। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2021, विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2021 में भारत 28 पायदान नीचे आ गया है। पहला क्वेश्चन तो आपसे यही बन जाता है कि वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो कौन जारी करता है? विश्व आर्थिक मंच। विश्व आर्थिक मंच वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट इससे पहली बार वर्ष 2006 में WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा प्रकाशित किया गया था। कब किया गया था? 2006 में। इसमें निम्नलिखित 4 आयामों के मद्देनजर 156 देशों द्वारा लैंगिक समानता की दिशा में की गई प्रगति को मूल्यांकन किया जाता है। वो कौन से 4 आयाम है? पहला है आर्थिक भागीदारी और अवसर, दूसरा है शिक्षा का अवसर, तीसरा है स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता, चौथा है राजनीतिक सशक्तिकरण। दक्षिण एशियाई देशों में भारत का प्रदर्शन सबसे खराब रहा है। भारत रैंकिंग में 156 देशों में से 140वें स्थान पर है। 156 में से कौन से स्थान पर है? 140वें। इंडेक्स में एक उच्चतम स्कोर होता है जो समानता की स्थिति तथा 0 निम्नतम स्कोर होता है जो असमानता की स्थिति को दर्शाता है। आपसे क्वेश्चन बनता है कि फिर सबसे हाईएस्ट जो लैंगिक समानता में जो सबसे हाईएस्ट कंट्री रही है वो कौन रही है, ये आपको बताना है। दक्षिण एशिया के देशों में बांग्लादेश 65 स्थान पर आता है, नेपाल 106वें, पाकिस्तान 153वें पे, अफगानिस्तान 156 पे, भूटान 130 पे और श्रीलंका 116वें स्थान पर आता है। वैश्विक लैंगिक अंतराल इंडेक्स 2020 में भारत 153 देशों में 112वें स्थान पर था। यानी 2020 में हम कितने स्थान पे थे? वो थे 112वें स्थान पे। लेकिन अभी कितने स्थान पे आ गए हम? अभी आ गए हम 140वें स्थान पे। पहला स्थान आपको बताना है कि कौन आया है और ये कब शुरू किया गया था? किया गया था 2006 में। कौन जारी करता है वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट? ये करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा दूसरी जो रिपोर्टें जारी की जाती है वो कौन कौन सी है? वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी रिपोर्ट, ऊर्जा संक्रमक सूचकांक, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मक
विश्व आर्थिक मंच। विश्व आर्थिक मंच सार्वजनिक निजी सहयोग हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इसकी स्थापना 1971 में गैर लाभकारी संगठन यानी एनजीओ के रूप में हुई है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड। ये एक स्वतंत्र और निष्पक्ष संगठन है। कितनी रिपोर्टें जारी करता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 रिपोर्टें जारी करता है। समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड। हाल ही में तलाक और गुजारा भत्ता पर समान नागरिक संहिता के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है। समान नागरिक संहिता पूरे देश के लिए एक समान कानून के साथ ही सभी धार्मिक समुदायों के लिए विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने आदि कानूनों में भी एकरूपता प्रदान करने का प्रावधान करती है। संविधान के अनुच्छेद 44 में वर्णित है। कौन से कोड में? 44 में कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 44 संविधान में वर्णित राज्य के प्रमुख राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में से एक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक। किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता का जिक्र किया गया है? वो किया गया है 44 में। अनुच्छेद 37 में परिभाषित है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व संबंधी प्रावधानों को किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता। यानी कि अनुच्छेद 37 में बात है कि न्यायालय द्वारा नीति निर्देशक तत्वों को लागू नहीं किया जा सकता। कहां से लिया हमने नीति निर्देशक सिद्धांत? ये लिए हमने आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से। क्यूलेक्स। क्यूलेक्स क्या है? क्यूलेक्स मच्छर है। क्यूलेक्स मच्छर कुछ गंभीर बीमारियों के ज्ञात वाहक होते हैं। ये 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी तक उड़ान भर सकते हैं। ये गंदे व ठहरे हुए पानी में प्रजनन करते हैं। सैन्य अभ्यास शांतिर ओग्रो सेना 2021। सैन्य अभ्यास शांतिर ओग्रो सेना 2021 क्या है? ये बांग्लादेश में आयोजित होने वाला बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है। इस वर्ष भारतीय सेना भी इस सैन्य अभ्यास में भाग लेगी। ये सैन्य अभ्यास बांग्लादेश में वहां के राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में आयोजित किया जाएगा और ये बांग्लादेश की आजादी की शानदार 50 वर्ष पूरे होने का प्रतीक होगा। शेख मुजीबुर रहमान मुस्लिम अवामी लीग के नेता थे। पहले अवामी लीग का नाम अवामी मुस्लिम लीग हुआ करता था। अवामी मुस्लिम लीग हुआ करता था, फिर इसका नाम बदलकर अवामी लीग कर दिया गया। शेख मुजीबुर रहमान की वजह से 1971 में बांग्लादेश बना। इसमें भारत का सहयोग रहा। खासतौर पर इंदिरा गांधी ने शेख मुजीबुर रहमान का सहयोग दिया अपने सैन्य बल के द्वारा और बांग्लादेश की आजादी दिलवाई। बांग्लादेश की राष्ट्रपति कौन है? वह है शेख हसीना। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। वहां के रुपया को क्या बोलते हैं? टका। मुद्रा को क्या बोलते हैं? टका। मुक्ति योद्धा छात्रवृत्ति क्या है? भारत सरकार ने अपनी नई मुक्ति योद्धा छात्रवृत्ति योजना के तहत बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में हिस्सा लेने वाले सेनानियों के 2000 वंशजों को छात्रवृत्ति देने की घोषणा की है। यानी कि जिन्होंने बांग्लादेश को आजाद कराने में अपना रोल निभाया या अपना योगदान दिया, किस रूप में? मुक्ति वाहिनी सेना के रूप में, तो उनके 2000 वंशजों को छात्रवृत्ति देने की घोषणा की। किसने की है? ये की है भारत ने। इस संबंध में जारी अधिसूचना के मुताबिक हायर सेकेंडरी और अंडर ग्रेजुएट श्रेणियों में प्रत्येक में 1000 छात्रों की छात्रवृत्ति की राशि प्रत्यक्ष तौर पर उनके बैंक खाते में प्रदान की जाएगी। योजना का उद्देश्य आगामी 5 वर्ष की अवधि में बांग्लादेश के 10,000 छात्रों को लाभान्वित करना है।
इस छात्रवृत्ति के तहत बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में हिस्सा लेने वाले सेनानियों यानी मुक्ति योद्धाओं के प्रत्यक्ष वंशजों को उच्च माध्यमिक श्रेणी में 20,000 टका और स्नातक श्रेणी में 50,000 टके की राशि प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत अब तक 17,082 छात्रों को लाभ प्राप्त हुआ है और इस प्रयोजन हेतु 37 करोड़ 99 लाख टके की राशि का उपयोग किया गया है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि मुक्ति योद्धा छात्रवृत्ति किसे दी जा रही है और किसकी तरफ से दी जा रही है, तो दी जा रही है मुक्ति वाहिनी में जिन सैनिकों ने भाग लिया है उनके वंशजों को दी जाएगी। किसकी तरफ से दी जाएगी? ये दी जाएगी भारत की तरफ से। इस लेक्चर को इंटरेस्टेड बनाने के लिए हमने आज के सेशन में राजस्थान के बारे में कुछ जानकारी देने का उद्देश्य रखा है। तो आइए हम जानते हैं राजस्थान के बारे में। राजस्थान, इसका गठन होता है 1 नवंबर 1956 को। क्षेत्रफल क्या है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर इस पूरे राजस्थान का। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या कितनी है? 6,85,48,437 2011 की जनगणना के अनुसार। साक्षरता दर क्या है राजस्थान की? ये है 66.1%। राजधानी जयपुर है। मुख्य भाषाएं क्या है? राजस्थान की मुख्य भाषाएं हिंदी है और राजस्थानी है। जनसंख्या घनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। स्थिति, लोकेशन क्या है राजस्थान की? पश्चिम की ओर पाकिस्तान है, यानी इस क्षेत्र में क्या है? पाकिस्तान। उत्तर की ओर पंजाब है, पंजाब। उत्तर पूर्व की ओर हरियाणा है, उत्तर और ये पूर्व हरियाणा। दक्षिण पूर्व की ओर मध्य प्रदेश है, ये दक्षिण और ये पूर्व इधर मध्य प्रदेश। दक्षिण पश्चिम की ओर गुजरात है, ये गुजरात और पूर्व की ओर उत्तर प्रदेश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। सबसे छोटा कौन सा होगा? फिर गोवा होएगा। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य और सबसे छोटा सिक्किम। मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। राज्यपाल कलराज मिश्रा। विधानसभा सीटें कितनी है राजस्थान में? वह है 200। लोकसभा सीटें 25 है। राज्यसभा सीटें 10 है। उच्च न्यायालय कहाँ पे है? जोधपुर में है। राजस्थान की राजधानी जयपुर को भारत का पेरिस कहा जाता है। और वेनिस किसे कहा जाता है? पूर्व का वेनिस। पूर्व का वेनिस कहा जाता है उदयपुर को और पूर्व का पेरिस जयपुर को। राजस्थान का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से धौलपुर है और सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है। जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जिला जैसलमेर है और सबसे बड़ा जिला जयपुर है। राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? वह है श्री इंद्रजीत महंती। कौन से नंबर के हैं? 37वें नंबर के हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो आप लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। थैंक यू एंड टेक केयर एंड बाय बाय।